राहुल गांधी जी दरभंगा गए और दरभंगा में वो अंबेडकर छात्रावास में जाकर दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और प्रमुखता आदिवासी छात्रों से बात करना चाहते थे। उनकी गाड़ी को रोका गया, गेट पर ताले लगा दिए गए, पुलिस ने उसको छावनी बना दिया। राहुल गांधी जी रुके रहे और उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उतरे और पैदल अंबेडकर छात्रावास पहुंचे। और नीतीश कुमार की और डबल इंजन की सरकार की हैसियत नहीं थी कि वो उनको रोक सके। वो गए, वो छात्रों से मिले, उनसे बात की और अब जो आगे की हम बात करेंगे वो बात कही। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तीन प्रधानमंत्रियों के घर में पैदा हुए हैं। कोई कहता है चांदी का चम्मच लेकर मुंह में पैदा हुए हैं और उसके बाद वो कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई इस देश की पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे मोहब्बत के इस देश को कुछ लोग नफरत की आग में झुलसाना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोल कर रहेंगे और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और क्योंकि वो मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि वो आपके हक की बात करते हैं, क्योंकि वो आपके हुकूक की बात करते हैं, वो लोगों की आंखों की किरकिरी बनते हैं। इस सत्ता को, इस सरकार को उनसे तकलीफ इसलिए है क्योंकि उनको पता है वो बहुत सारे लोगों को डरा सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों को धमका सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों के पास ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई भेजकर उनको बिठा सकते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि जिस राहुल गांधी की नसों में इंदिरा गांधी जी का खून है, वो ना उनसे डरते हैं, ना धमकते हैं। शेर के कलेजे लेकर उनसे आंख में आंख डालकर आपके सवाल पूछते हैं, आपकी बात करते हैं, बिहार के हक की बात करते हैं। और ये बात करनी जरूरी है क्योंकि ये वही बिहार है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने के सफर को यही चंपारण से शुरू किया था। ये वही बिहार है जहां से क्रांति की शुरुआत होती है। ये वही बिहार है जिसको कवियों और महाकवियों ने तर्पण की, अर्पण की, त्याग की, तपस्या की भूमि कहा है। ये वही बिहार है, उसके बिहार को अपना हक देना पड़ेगा। 20 साल से सरकार है, 20 साल से मुख्यमंत्री है। आपका बच्चा जो 20 साल पहले पैदा हुआ था आज नौकरी ढूंढ रहा है और जब वो नौकरी ढूंढने जाता है तो उसके ऊपर पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, 3-3 साल की जो डिग्रियां हैं वो 6-6 साल में पूरी होती हैं। और जब बिहार का युवा दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दी में बैठकर अपने हक और अपनी मांग को उठाता है तो नीतीश कुमार की सरकार उस पर पानी की बौछार करती है और पुलिस से बेरहमी से पिटवाती है। इसलिए बिहार के युवा ने भी मन बना लिया है अब सरकार पलटी जाएगी। बहुत हो गया, अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, अब बदलाव का वक्त है, अब सरकार को पलटना है। मेरी बहनें यहाँ पर हैं, रोटी भी अगर तवे पर एक तरफ रहती है तो जल जाती है, रोटी को भी पलटना पड़ता है, इस सरकार को भी पलटना पड़ेगा। और क्योंकि हम यहाँ पर शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ इस किताब के बारे में। ये लाल एक किताब है जो राहुल जी के हाथ में लोग देखते हैं और 2024 जून के पहले मजाक उड़ाते थे और अब सिर माथे लगाते हैं क्योंकि वो देश का संविधान है। ये किताब नहीं है, ये पन्ने नहीं है, ये खोखले दावे और वादे नहीं है, ये वो संविधान है जो हमें और आपको, इस देश के सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी को, इस देश के प्रधानमंत्री को और एक मजदूर को एक लाइन में खड़ा कर देता है। ये वो संविधान है जो हम सबको एक हक देता है। ये वो संविधान है जो कहता है आप अमीर हो, गरीब हो, ऊंचे हो, नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश में आप एक बराबर है, आपका एक बराबर का हक है। फर्क नहीं पड़ता आप किसकी पूजा करते हैं, फर्क नहीं पड़ता आप क्या भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, इस देश के कानून की नजर में हम सब एक बराबर हैं और ये हक हमें इस देश के संविधान ने दिया है। और बिहार की सरकार से सवाल पूछना है, 8,800 करोड़ रुपए का बजट आया दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, कहां गया वो बजट? आज क्यों महेशपुर की जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल रही है
मिल रही हैं, वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो बड़े बड़े शहरों में मिल रही हैं, क्योंकि आपकी सरकार ने उस पैसे को खा लिया। आज सवाल है कि अगर 4,63,000 सरकारी नौकरियां बिहार में खाली पड़ी हैं, उन नौकरियों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? आज सवाल है कि अगर विश्वविद्यालयों में 50% टीचर ही नहीं है तो पढ़ाएंगे कौन और पढ़ेगा कौन? आज सवाल है कि जब दुनिया क्रांति की और एआई की और कंप्यूटर की बात कर रही है, 80% से ज्यादा बिहार के स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। और इसलिए हम शिक्षा की बार बार बात करेंगे, क्योंकि शिक्षा वो रीढ़ की हड्डी है, शिक्षा वो नींव है जिसके बलबूते पर हम और आप आज खड़े होकर बात करने लायक बने हैं। और जरूरी है कि ये देश पढ़े और बढ़े, पर कभी कभी लगता है ऐसा ये सरकार क्यों कर रही है? सरकार बजट कम करती है शिक्षा का, बिहार की सरकार शिक्षा को लागू नहीं करती है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार है। और उसका जवाब है मेरे पास, पढ़ेंगे आप तो बढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे आप तो सवाल करेंगे आप, तो देश को मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू इसी में उलझाए रखो, पूरे देश को खुदाई में लगा दो और अपने सारे बच्चों को विदेश भेजो पढ़ने के लिए। असलियत यह है कि बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के सारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, मोटी नौकरियां करते हैं, आपके बच्चे मजदूरी करते हैं, आपके बच्चे यहां पर तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो सवाल किससे पूछा जाएगा? सवाल सरकार से पूछा जाएगा। और सरकार से इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि अगर हिंदुस्तान इस देश का, इस दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, अगर हमारे यहाँ सबसे ज्यादा युवा हैं और उन युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। रोजगार मांगने जाओ तो बड़े साहब कहते हैं पकौड़े तल लो, एक दूसरे साहब हैं वो कहते हैं महंगाई की बात है, मोहतरमा कहती है मैं तो जी लहसुन प्याज ही नहीं खाती। ये किस तरह की सरकारें चल रही है दिल्ली से लेकर पटना तक? जो चीफ मिनिस्टर, जो मुख्यमंत्री छात्र राजनीति से आगे बढ़कर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 20 साल से बना, शर्म की बात है कि वो शिक्षा की, वो रोजगार की, वो युवाओं की बात नहीं करते, उनका दमन करते हैं, उन पर लाठियां बरसवाते हैं, उन पर पानी की बौछारें चलवाते हैं। यह असलियत है। सर्वे में कुछ अंक आए और उस अंक में बिल्कुल साफ हुआ कि गरीब और पिछड़े और अति पिछड़े और दलित कितने थे। उस सर्वे को ही दबा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों की आदत पड़ गई है मोटा माल खाने की। सत्ता में बैठे हुए लोगों को आपकी फिक्र नहीं है और इसलिए उनको अपनी ताकत का अंदाजा दिलाइए। और मैं अंत एक बात से कहकर करती हूं, ये जो संविधान है ना, इसने हमें एक बराबर वोट दिया है। आप कटिहार के एक छोटे से गांव में रहिए या आप दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास में खुद प्रधानमंत्री हो, इस देश ने आपको एक वोट दिया है। अपने वोट की ताकत को पहचानिए और अपने वोट को जाया मत कीजिए। अपने वोट की ताकत को पहचानिए और समझिए कि आपका वोट सत्ता का परिवर्तन करता है। आपका वोट आपके भविष्य को संवारता है। आपका वोट आपको इस लायक बनाता है कि आप अपनी सरकार को रोककर उससे सवाल पूछ सकिए। अपने वोट की ताकत को पहचानिए। रोटी पलटने का वक्त है मेरी बहनों, और रोटी पलटिएगा नहीं तो रोटी जल जाएगी। और इसलिए जरूरी है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन हो। और सत्ता परिवर्तन के पहले जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जब प्रचार शुरू हो रहा है, तो तमाम तरह की लफाजी, तमाम तरह की बातें की जाएगी, लेकिन एक सवाल का जवाब बीजेपी भी नहीं दे सकती, जदयू भी नहीं दे सकती। 20 साल से आप सत्ता में हैं, डबल इंजन की सरकार है। एक ऐसा काम बताइए जिसने बिहार की तकदीर बदल दी हो। मैं चैलेंज करके कहती हूं, एक काम अगर नीतीश कुमार जी या नरेंद्र मोदी जी बता दे जिसने बिहार की तकदीर बदली हो। एक काम नहीं गिना सकते हैं, क्योंकि बिहार के बारे में सोचने का इनके पास वक्त ही नहीं है। इनका सारा वक्त मैं सत्ता में कैसे बने रहूं इसी में जाया होता है, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मैं अपने पुतातुल्य बुजुर्गों से, माओं से, बहनों से
और खास तौर से यहाँ पर आए हुए युवाओं से कहना चाहती हूँ, बिहार ने मन बना लिया है, बिहार परिवर्तन करने वाला है, बिहार में बदलाव की बयार बह रही है। आपको उसका हिस्सा बनना है, उस बयार को आंधी और तूफान में आपको बदलना है, और वो काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। आपको राहुल गांधी के हाथों को मजबूत बनाना है, आपको तारिक अनवर साहब को आपने चुनकर भेजा, उनकी आवाज को और बुलंद करना है। आपको यहाँ की सरकार बदलनी है, जिससे कि आपके आने वाले दिन, आपके आने वाले बच्चों का भविष्य संवर सके। मैं बिहार की आज एक तस्वीर देख रही थी और उसी से कहकर अपनी बात का अंत करती हूं। और बिहार की धरती पर हूं तो दिनकर एक बड़े फेमस यहाँ के कवि हुए, उनकी एक लाइन है, तो रात समय के घर का धड़ धड़ नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। शाम को 6:30 बजे अगर आप यहाँ खड़े होकर हमारी तारिक अनवर साहब की, कांग्रेस के तमाम नेताओं की बात सुन रहे हैं, तो मुझे पता है कि आपने भी परिवर्तन का मन बना लिया है। एक बार जोर से दोनों हाथ उठाकर बताइए, परिवर्तन होगा